आई थिंक स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो आज हम थोड़ा सा आप लोगों की रीकैप के लिए फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल ये क्विकली होगा ताकि हम जो है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाता हूँ, उसे मैं एक ए कह देता हूँ, और उसमें मेरे पास एक प्राइवेट टाइप का एक डाटा मेंबर है, वो ए है। अच्छा सर स्क्रीन जी, क्या कह रहे हैं? स्क्रीन सर। स्क्रीन नहीं शेयर? नो सर। नो सर। अब शेयर हुई है? यस सर। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास एक क्लास ए है, उसके अंदर एक डाटा मेंबर ए, उसके अंदर डाटा मेंबर भी समझ लें कि एक ए ही है। तो इस क्लास के अंदर ये प्राइवेट डाटा मेंबर है, मगर ये प्राइवेट डाटा मेंबर इस क्लास के लिए तो पब्लिकली अवेलेबल है, आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने मेन के अंदर चले जाना है, और मेन के अंदर जाके मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे, ठीक है। और मैं ओबीजे के थ्रू ओबीजे डॉट ए करता हूँ तो ये मुझे एक्सेस नहीं होगा। ये तो सब बच्चे इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि प्राइवेट डाटा मेंबर्स आउटसाइड द क्लास हमारे एक्सेसिबल नहीं है। आउटसाइड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेन में एक्सेसिबल नहीं है, मैं और भी कोई फंक्शन बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल F1 बना लेता हूँ, या कोई भी और फंक्शन बना लेता हूँ, FN बना लेता हूँ, ठीक है, और उसमें इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, तो उसमें भी ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं है। तो अब हमने देखना है कि लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन के ऊपर, या नहीं हुई थी बिल्कुल ही? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छा, तो अब हमने देखना है कि नो तो क्या, नहीं। हाँ ठीक है, अब हमने देखना है, अब हमने क्या देखना है कि यार जब हम किसी से दोस्त, ये एक चीज़ है कि आप सबके लिए ट्रांसपेरेंट है, आप हर चीज़ हर किसी से डिस्कस कर लेते हैं, वो तो पब्लिकली अवेलेबल होगी। मगर कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया खास होती हैं जो आप कुछ लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह आपकी क्लास के क्रेडेंशियल्स, जो ये वाली क्लास है इसकी क्रेडेंशियल्स भी आपके लिए खास हैं। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कुछ खास दोस्तों से उसे शेयर करना चाह रहे हैं। आपने जितने भी उन खास दोस्तों से शेयर करना चाह रहे हैं, आपने सिंपल वर्ड में उनको अपना फ्रेंड बना लेना है इस क्लास के अंदर आके। जब आप उनको अपना फ्रेंड बना लेंगे तो वो वाली चीज़ें जो आपने प्राइवेट की हुई हैं बाकी ओवरऑल द वर्ल्ड के साथ, तो वो आपके साथ पब्लिकली अवेलेबल होने लग जाएगी उस रिस्पेक्टिव फंक्शन के अंदर या उस रिस्पेक्टिव क्लास के अंदर। टेक होम मैसेज यही है, सिंपल, ठीक है। अब उसे करना किस तरह है, उसे समझना किस तरह है, उसे अगर हम, मैं एक बड़ा क्विक ट्राई करता हूँ कि क्लास का कोड लिख लूँ, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही होगी आपसे, मतलब नज़र आ रहा है ना, विजिबल यस है? सर। यस अच्छा, सर। लेट्स से मैं कह देता हूँ क्लास एक बना लेते हैं एम्प्लॉय की, ठीक है जी। अब एम्प्लॉय में मैं कह देता हूँ इंट टाइप का उसका आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर इन टाइप का एम्प्लॉय के अंदर आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, और इसे कह देते हैं पब्लिक टाइप का कोई एक फंक्शन बना लेते हैं, और मैं कह देता गेट। अच्छा, गेटर सेटर बिठाए हैं मैंने आपको?
सर ये किए तो नहीं है लेकिन इनका आइडिया है। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा आपको गेटर सेटर के बारे में बता देता हूँ। सर ये भी अच्छा, प्राइवेट मेंबर्स को सेट करने के लिए मेन में, अगर हमने मतलब कहीं और एक्सेस करना है तो मेन में उनके लिए होते हैं हाँ वैल्यूज जी, रिटर्न। मतलब ये है कि आप अगर देखें, आप लोगों को मैं थोड़ा सा आसान तरीके से समझा देता हूँ। पहले मैं इसके लिए ना लिख लेता हूँ। अच्छा, असल में गेटर सेटर होते क्या हैं? गेटर सेटर फंक्शंस के अलावा कुछ भी नहीं होते, ये आपके सिंपल फंक्शन ही होते हैं। मगर क्या होता है, ये फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपके प्राइवेट डाटा मेंबर्स को या तो एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या उसे सेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही हमने अपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो हमने क्या करना होता है, गेट लिखना होता है और बताना होता है कौन सा डाटा मेंबर एक्सेस करना है। सॉरी, ये मैंने एम्प्लॉय लिख दिया है, यहाँ पे गेट आईडी आना था आपका। तो कौन से वाला मैंने एक्सेस करना है, मतलब कि डाटा मेंबर, तो मैंने लिख दिया गेट आईडी। अब वो सिंपल फंक्शन क्या करेगा, वो वाला वैल्यू उठाएगा और उसे उसी टाइप के अंदर रिटर्न करवा देगा। ठीक है, तो ये आपका गेटर हो जाएगा। सेटर क्या होगा, आपने इसकी वैल्यू, अब आपने इम्प्लाई के अंदर कोई भी हो सकती है फॉर टाइम बिंग, मगर आपने अब न्यू सेट करनी है, तो वो सेट आईडी का एक फंक्शन कॉल करेंगे। ये भी एक फंक्शन ही है जिसमें हम न्यू आईडी की वैल्यू पास करेंगे और वो इस वैल्यू आईडी को रिप्लेस कर देगा। अच्छा, अब किसी ने मुझसे पूछा कि सर हम क्या कर रहे हैं, हम इसे मैं पहले थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ। हमारे पास एम्प्लॉय टाइप की एक क्लास थी, ठीक है, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, और मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट गेट आईडी करता हूँ और उसे मैं सी आउट करवा लेता हूँ। पहले देखते हैं। अब मुझे आप देखें कि यहाँ पे मैंने गेट आईडी आते सार ही कर लिया है और यहाँ पे मैंने आईडी की कोई वैल्यू भी सेट नहीं की है। ठीक है, तो अब आप भी देखते हैं कि पहले आईडी की कोई वैल्यू आती है हमारे पास। आईडी की यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है, मगर यहाँ पे वो तो डिक्लेरेशन वाली आ रही है, यहाँ पे डिफॉल्ट सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं आना चाहिए यहाँ। हाँ, मैं भी ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसकी वैल्यूज को सेट करेगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो जीरो हुआ से नहीं। सेट करेगा। यस। क्या इशू हो सकता है, एक मिनट। चले खैर, फिलहाल अभी वो मेन टॉपिक नहीं है, मतलब उसे भी देख लेंगे, हम उसे डिग आउट करते हैं कि उसमें क्या मसला है। अच्छा, आप कहने का पर्पज़ ये है कि अभी फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ पे और मैंने आके यहाँ पे ओबीजे डॉट सेट वैल्यू करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे सेट वैल्यू कर भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 12 कर दी। अब मैं यहाँ पे उस आईडी की वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ, तो उसकी आईडी की वैल्यू मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ तो क्या वहाँ पे वो वैल्यू आती है 12। देखिए यहाँ पे 12 आ रही है। तो एक तरीकाकार क्या है, एक तरीकाकार कि आपने अगर अपने किसी प्राइवेट डाटा मेंबर को सेट और गेट करना है, तो वो एक फंक्शंस के थ्रू हो सकते हैं और इन फंक्शंस को क्या कहते हैं, गेटर और सेटर। और ये जो गेटर और सेटर होते हैं हमेशा पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और जिसके गेटर और सेटर बनते हैं वो हमेशा प्राइवेटली अवेलेबल होता है। ठीक है, जो प्राइवेट चीज़ होगी हमेशा उसी का गेटर सेटर बनेगा। इसकी बेस के ऊपर हम आउटसाइड द क्लास अपने उस रिस्पेक्टिव डाटा मेंबर को एक्सेस कर लेते हैं। इसमें किसी को कोई इशू, गेटर सेटर में इशू किसी को? नो सर।
अच्छा, ये तो हमने बना लिया, गेटर सेटर बना लिया, तो हमें आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल हो गया। अच्छा, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे void f1 के नाम से, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं आके मैं अपना एम्प्लॉय टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ obj, ठीक है। अच्छा, जब मैं एम्प्लॉय टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो अब जब मैं एम्प्लॉय डॉट करता हूँ, तो आप देखें कि जो सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल आपके पास फंक्शंस हैं या आपके पास कोई डाटा मेंबर होंगे, वही यहाँ पे आपके पास प्रिडिक्शन के अंदर शो होंगे। तो इट मीन्स कि वो कहता है यार ये तो बात अच्छी नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट जो है गेटर सेटर यूज़ नहीं करने थे, मगर वो कहता है कि यार मैं अपनी प्राइवेसी भी ब्रेक नहीं करना चाहता, ये वाली क्लास कहती है मैं अपनी प्राइवेसी भी ब्रेक नहीं करना चाहता, मगर कहता है नहीं यार मैंने जो है ना तेरे राज भी पता करने हैं। तो वो कहता है उसका तरीकाकार आसान क्या है, आप क्या करो, आप जो है पहले सिग्नेचर लिखो जिस फंक्शन का आपने जिसे अपने राज देने हैं, मैंने उसका सिग्नेचर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, आप इसे फ्रेंड बना लो सिंपल, ठीक है। जब आप इसे फ्रेंड बना लेंगे तो और अब आप देखें यहाँ पे इम्प्लाय डॉट, तो आप देखें कि आईडी भी आपको अब शो होने लग गए। जब आप आईडी है तो आप उसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप उसे सी आउट भी करवा सकते हैं, सी आउट obj.id, ठीक है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं ये वाला जो काम है ना गेट सेट वाला अभी नहीं कर रहा, मैं सिंपल फंक्शन f1 को कॉल करता हूँ। अब जो f1 है ना वो क्या करता है, वहाँ पे अपने पास एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाता है और वो डायरेक्टली उन वैल्यूज़ को एक्सेस कर लेता है जो आप मेन फंक्शन में गेटर सेटर के थ्रू कर रहे थे। अब उसे चला के देख लेते हैं, आप देखेंगे ये वो भी आपका वही काम कर रहा है, मगर आपको मज़े की चीज़ ये देखें कि आपके पास वो मेन के अंदर वो चीज़ नहीं है जो f1 के पास है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब आप डाटा हाइडिंग करना चाह रहे हैं इसके साथ, तो आप उसके साथ डाटा हाइडिंग कर लिए, अगर इसके साथ नहीं करना चाह रहे आपने उसे फ्रेंड कर लिया, ठीक है ना। बात को समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? सर एक क्वेश्चन है जी जी। सर, फ्रेंड फंक्शन में और जो आउटलाइन फंक्शन होता है वो दोनों ही वैल्यूज एक्सेस कर लेते हैं, इनमें फ़र्क क्या है फिर? देखिए, आउटलाइन फंक्शन तो आपका उस क्लास का हिस्सा है भाई, ये वाला फंक्शन उस क्लास का हिस्सा नहीं है। ओके सर। मीन्स टू से कि आप अगर बात कहते हैं कि यार मैंने इसे फ्रेंड बना लिया है, तो आप डॉट लगा के इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे एक्सेस नहीं कर सकते f1 को। मतलब कहने का ये है, आप इस ये जो f1 है, क्या आप ये इस तरह कर सकते हैं, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। क्या आप एम्प्लॉय obj डॉट f1 कर सकते हैं यहाँ पे? नो सर। तो फिर ये तो आउटलाइन फंक्शन हुआ ही नहीं, ये तो सिंपल फंक्शन हुआ। आउटलाइन सर फंक्शन तो वो होता है जो उस क्लास के अंदर फंक्शन हो और उसकी बॉडी जो है उस क्या नाम है क्लास से बाहर लिखी हो, मगर उसकी जो है सिग्नेचर और उसका जो लिंक है उस क्लास के साथ हो, वो ग्लोबली एक्सेस ना हो, वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो। मगर ये जो f1 है ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने बनाया, अगर यही मैं उठा के उसके अंदर रख देता है उस क्लास के अंदर, तो ये ग्लोबली थोड़ी ना वो उठा के मैं यहाँ पे f1 कहता हूँ और वो एक्सेस हो जाता है। बात समझ रहे बात को कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास फ्रेंड फंक्शन। मेरे ख्याल से फ्रेंड क्लास भी आप कर लेंगे, मतलब कहने का ये है कि इट्स नॉट अ बिग टास्क फॉर यू नाउ। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे उस रिस्पेक्टिव क्लास को, फॉर एग्जांपल क्लास मैं कह देता हूँ ABC, उसे फ्रेंड बना लेना है, ठीक है। और नीचे उस क्लास की आपने इम्प्लीमेंटेशन दे देनी है, तो वो वाली क्लास इसके तमाम डाटा मेम्बर्स को एक्सेस कर सकेगी। तो ये हमारा फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास का कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर किसी को कोई इशू है
तो वो मुझे बताएं। यानी फ्रेंड सर 2 क्लास, क्लासेस होंगी। एग्जैक्टली। और दूसरी क्लास के पास पहली वाली क्लास के राज होंगे। जो क्लास उसे फ्रेंड बनाएगी ना, इस क्लास के राज इस क्लास के पास चले जाएंगे। ओके सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी जैसे सर। अभी, जी जी, सर जैसे मेरी एक क्लास एबीसी है, एक मेरी एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के अंदर मैंने कहा फ्रेंड क्लास एबीसी, मतलब मेरी जो एबीसी क्लास होगी वो एम्प्लॉय के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकेगी। क्या अल्टरनेटिवली सर जो मेरी जो एबीसी के प्राइवेट मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉय एक्सेस कर सकेगी, या उसके लिए मुझे पहले फ्रेंड करना पड़ेगा? देखें, ये बड़ा एक नेचुरल फिनोमिना है। आप अपने एक बंदे को अपना दोस्त समझते हैं और आप उसे अपनी हर एक बात बता देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इसे अपना दोस्त समझा और उसे बता दिया। क्या जो वो नेचुरल फिनोमिना है वो दोस्त भी आपके लिए करेगा? ये यस सर, करेगा तो जरूर। करेगा जरूर फिर, मगर वो भी आपको फ्रेंड समझेगा। यस सर, फ्रेंड समझेगा। अगर वो फ्रेंड नहीं समझता तो वो आपसे शेयर करेगा? नो सर। इट मीन्स कि ये फ्रेंड का टैग होना लाजमी है। यस सर। ठीक है। तो रिवर्स में भी ये यस चीज है। स्नेक ना कोई। जी, क्या कह रहे हैं? सर स्नेक भी होते हैं ना कोई। ये भी सही है। वो फिर उनके लिए ये चीज है ना, वो उनके लिए ये चीज है कि वो अपने लिए फ्रेंड, वो हर किसी से फ्रेंड का टैग तो रखवाते हैं, मगर बाकियों के यस। लिए नहीं वो अपना फ्रेंड का टैग रखते। वो कोई सर नहीं वो कैटेगरी। पब्लिक हो जाते हैं। हाँ मतलब वो शो तो यही करते हैं कि भाई मैं भाई हूँ आपका, मगर वो एक्चुअली वो चीजें नहीं हो रही होती वहां पे। ठीक है। तो यस सर। ये चीज होगी। अच्छा, नेक्स्ट ठीक। क्या है? मेरा सवाल ये है कि क्या, मे भी क्या आप लोगों ने वीडियो सुनी हो तो आप बड़े इजीली ठा करके जवाब दे दें। मेरा सवाल ये है कि क्या मेन फंक्शन आपका फ्रेंड फंक्शन हो सकता है? यस सर, हो सकता है, लेकिन हो इसका सकता आपने है सर। डिसएडवांटेज बताया ये सर वीडियोस में। सफिशिएंट नहीं है। सर लेकिन सर अ, उसका फायदा फायदा नहीं है, क्योंकि फिर सर वो उसमें प्राइवेट प्राइवेट नहीं मेंबर्स का होती कोई फायदा भी नहीं चीज। होगा। सब कोई देखें, एक्सेस हाँ कर लेगा। बिल्कुल, वन बाय वन डिस्कशन करें ना इसकी। सर अगर मेन कोई फ्रेंड्स फंक्शन कर देंगे तो फिर प्राइवेट मेंबर्स का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। हाँ सारों को बिल्कुल शाबाश। ये करनी चाहिए। हाँ, मतलब कहने का ये है कि अगर देखें आप मेन को ही फ्रेंड बना लेते हैं अपना, एक ऐसे बंदे को आप फ्रेंड बना लेते हैं जिसके पेट में ही कोई बात नहीं रहती। ठीक है। आप जैसे किसी बंदे को बात बताते हैं और वो पूरी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एक सेकंड के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा मोटा भी मसला हो, तो वो आप ग्रुप में डालें तो आप फौरन जो है यूनिवर्सिटी के अंदर वो धूम जाती है। अब वो जो ग्रुप है वो एक्चुअली आपका मेन है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी प्राइवेसी जो है फौरन से लीक हो जाए और हर बंदा आए और आपकी वो वाली चीज़ देखे जो आपने बाकी सारों से हाइड की हुई है? ठीक है। तो क्या आपकी प्राइवेसी मेंटेन हुई फिर उससे? नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। तो उस बंदे को अपना फ्रेंड नहीं बनाना जो आपकी हर चीज़ को पब्लिकली कर दे। ठीक है। मगर ये किया जा सकता है। ठीक है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने है। बड़े ही सिंपल वर्ड्स में मैंने ये चीज आपको बताई है। ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था फ्रेंड क्लास का, फ्रेंड फंक्शंस का, फिर उसके बाद गेटर सेटर्स का। एक्चुअली ये तो रिपीट करने वाली बात है जो मैंने आपको वीडियोस असाइन की थी ताकि एक रीकैप हो जाए, अगर किसी को कोई इशू हो तो वो डिस्कस कर ले। अच्छा, ये फ्रेंड क्लास के रिलेटेड चीज़ें होगी। मल्टीपल अगर मैं ऑब्जेक्ट से डील कर लूँ तो आप लोगों को इशू तो नहीं होगा? मतलब कहने का ये है कि मैं एक ही फंक्शन को मल्टीपल क्लासेस के अंदर फ्रेंड कर लूँ तो भी सेम ही चीज़ है जो मैंने एग्जांपल बताई हुई है। सर जो पहले स्लाइड थी उससे क्वेश्चन था। ये वाली, जी जी, अच्छा। सर ये रेक्टेंगल 2 कैसे काम कर रहा है? एक्चुअली हम इंटरेस्टिंग नहीं है रेक्टेंगल 2 के अंदर। तब आप में भी इसे प्राइवेट के कंसर्न में ले रहे हो, इसके कंस्ट्रक्टर को। एम राइट? नहीं, ये पब्लिक लिखा तो हुआ है। नो सर, पब्लिक है। हाँ सॉरी, पब्लिक लिखा हुआ है।
तो आपको क्या चीज़ इशू कर रही है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये यहाँ पे वैल्यू है कि एक ऐसा फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन मेरा दोस्त है जो कहीं बाहर बना होगा सम के नाम से, और उसके लिए मैंने कहा कि जो रेक्टेंगल 2 का एक क्लास है, मतलब उसे मैंने कहा ये पार्टनरशिप यहाँ पे, मतलब आप इसे, बल्कि अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ये जो फंक्शन है ना मेरा दोस्त बन गया। अब चाहे मैं उसके पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू अपने ऑब्जेक्ट पास करूं या मैं उसके अंदर जाके डिक्लेयर करूं, उससे कंसर्न ही कोई नहीं, मगर ये वाली चीज देखनी चाहिए कि रेक्टेंगल 2 के नाम से एक क्लास एग्जिस्ट करती है, इसी तरह रेक्टेंगल 1 के नाम से भी एक क्लास एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सर ये मे सम बी में ये कंस्ट्रक्टर पास हुआ है यानी सम के अंदर एक रेक्टेंगल 2 ऑब्जेक्ट वाला। पास, ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं पास करते। सर क्या इसकी नीचे डेफिनेशन है नीचे वाली स्लाइड में सम फंक्शन? डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ये देखें तो एक मिनट, ये वाला देखें, ये रेक्टेंगल 1 एक क्लास थी, रेक्टेंगल 2 एक क्लास थी, अभी हमारे पास पीछे क्लास थी रेक्टेंगल 2, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना है R2, राइट। अब R2 के थ्रू हम डायरेक्टली जो आपकी L वैल्यू और B वैल्यू थी जो हम उसके अंदर थी, हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं जो प्राइवेट थी। क्लियर हुई है बात कि नहीं? यस सर। ठीक है, मैं एक्चुअली इस पे इस वजह से जोर नहीं लगा रहा कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के वो रखी हुई हैं। अच्छा ओके। चलें आगे चलते हैं। तो ये फ्रेंड क्लास के बारे में था, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं वो ही हैं सेम फ्रेंड क्लास के बारे में। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम आउट ऑफ 2 नंबर्स using friend function and also note one number is a member of the one class and other number is a member of other class, तो आप कैसे करेंगे, और both variables are private, तो क्या ये चीज़ आप कर सकते हैं चीफ? क्या सर हम यस एक सर। क्लास को दूसरी क्लास की फ्रेंड बना देंगे और फिर एक फंक्शन को दूसरी क्लास का फ्रेंड बना देंगे, फिर उस फंक्शन के जरिए दोनों वैल्यूज एक्सेस कर लेंगे? एक्चुअली अभी मैंने ये जो, अगर ये पूरा का पूरा सिनेरियो देखें तो उसमें ये चीज़ हो रही है कि आपके पास एक क्लास है जिसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल v1 है और ये प्राइवेट है, फिर इसी तरह एक और क्लास है उसमें एक वेरिएबल है v2, ठीक है, ये भी प्राइवेट है, ये समझ लें कि क्लास है। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, वो एक फंक्शन बताएगा, वो है f1। अब f1 बताएगा कि ये जो क्लास A है फॉर एग्जांपल और ये क्लास B है, ठीक है। अब वो ये बताए कि ये फंक्शन f1 बताए कि क्लास A फॉर एग्जांपल इसके पास पैरामीटर में पास हो रही है, या आप यहाँ पे से डिक्लेयर कर, इसके पास क्लास A भी आ रही है और क्लास B भी आ रही है, तो क्या क्लास A का A.v1 बड़ा है या क्लास B का v2 बड़ा है? डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है ये वाला जो फंक्शन होगा वो v1 के अंदर भी फ्रेंड होगा और v2 के अंदर भी फ्रेंड होगा, तभी वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकेगा। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, अगर मैं कहूँ कि नहीं यार ये फ्रेंड वाला काम ना करो, तो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, आप इन दोनों के v1 का गेट v1 और गेट v2 की वैल्यू एक्सेस कर लें और वो से कंपेयर कर लें। जी हाँ जी बच्चे। अच्छा, तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका ये है कि कहता है कि राइट अ प्रोग्राम that has two classes called A and B, and A has some data member like X, and that should be input from the function defined in class B. Don't use inheritance.
तो ये वाला फंक्शन ये वाला भी हो जाएगा। यस इसमें सर। सर बी क्लास को एक ही फ्रेंड बनाएंगे। यस ओके सर। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। अच्छा ये देख लीजिएगा। ये चीजें आसान है, आपने मैं इसमें लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस दिए थे कि पता करना ये क्या होता है, वो साइज ऑफ वाले। साइज ऑफ था और एक फंक्शन और क्लास का था। हाँ जी, इसे बस मैं ना एक थोड़ी सी मैं बस चीज़ें डिस्कस कर लूँ, फिर हम क्विकली उसके ऊपर जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि मैं आपके साथ इसकी वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ। क्या ख्याल है, या इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लें? सर वीडियो से ठीक है। उसमें ये होगा कि अरे वीडियो कर लें सर, उधर समझ आ जाती। ठीक है, चले वीडियो मैं का इसकी वीडियो बना लेता हूँ और इसको डिटेल में जो है इनहेरिटेंस को वहाँ पे डिस्कस कर लो। अच्छा हाँ, आप बताएं, आपको लास्ट क्लास में जो चीज़ें शेयर की थी वो बताएं। वो साइज ऑफ और आपने कहा था फंक्शंस हैं तो हम क्लास क्यों यूज करते हैं, हाँ जी बताएं। तो वो चीजें थी। साइज ऑफ में तो सर मैंने किया वो ये था कि सिर्फ जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स है उनका साइज आता है, वो भी सिर्फ जो मैपिंग होती है उनकी स्ट्रक्चर की तरह होती है कि जो मेरा लार्जेस्ट डाटा डाटा टाइप है उसका वेरिएबल उसका साइज असाइन हो जाता है स्मॉलेस्ट को भी। लेट्स सपोज अगर मेरा एक इंटीजर वेरिएबल है और एक कैरेक्टर वेरिएबल है तो साइज प्राइवेट मेरा के अंदर या 8 आएगा, पब्लिक के क्योंकि अंदर? सर प्राइवेट भी और पब्लिक भी जो डाटा मेंबर्स होते हैं सिर्फ उनका साइज आता है, फंक्शन का इसमें कोई लिंक नहीं है साइज में। शाबाश शाबाश, ठीक है। ठीक है, तो वो अगर एक इंट है मेरा और एक कैरेक्टर है तो साइज मेरा 8 आएगा। लेकिन अगर मेरा एक इंट है और 4 कैरेक्टर के वेरिएबल हैं तो भी साइज 8 आएगा। लेकिन जैसे ही हम्म, पांचवा क्रिएट होगा मेरा साइज 12 हो जाएगा, क्योंकि इंट का साइज भी 12 4 है। शाबाश शाबाश शाबाश, और बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसे। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में सर वो ये काम नहीं करता। स्ट्रिंग में वो मैंने किया, उसने रैंडमली 26 या 28 का अल्बन साइज आया, तो स्ट्रिंग में हाँ, ये काम नहीं करता वो। एक्चुअली स्ट्रिंग में ना आप जब हैश इंक्लूड सॉरी हैश इंक्लूड स्ट्रिंग करते हैं, वो एक क्लास है, बिल्ड इन क्लास है पीछे, ठीक है। और बिल्ड ठीक है, इन क्लास के अंदर आपको चीज़ें ही नहीं पता कि अंदर क्या ठीक है क्या सर। पड़ा हुआ है, ठीक है। इस वजह से वो रैंडमली कोई मल्टीपल वैल्यूज को शो करता है। अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब। दूसरा सर, फंक्शन के होते हुए हम क्लासेस की यूज करते हैं सर। उसका एक तो क्वेश्चन ये है कि आंसर ये है कि जब हम पहले मतलब था क्लासेस वगैरह से पहले, तब हमें कोड या मेंबर्स थे डाटा मेंबर्स वो अलग से लिखने पड़ते थे। देन उनकी जो मैनिपुलेशन या जैसे कह लें बिहेवियर फंक्शंस जो भी था वो अलग से कहीं पे पड़ा होता था। और उन दोनों को इकट्ठा करने के लिए बड़ी, जैसे मेन में अब हम करते हैं कि पहले डाटा मेंबर्स लेकर आ रहे हैं मेन में इनपुट, फिर देन मेन में फंक्शन कॉल कर रहे हैं। लेकिन क्लासेस ने आकर ये कंसेप्ट जरा थोड़ा सा ना जिसे कह रहे हैं ब्लॉक की सूरत में हमें दे दिया कि डाटा भी वहीं पे होता है हमारा और उसकी जो फंक्शन मैनिपुलेशन है वो भी वहीं पे होती है। शाबाश शाबाश। और एक सर इसमें ये था कि फंक्शन के अंदर हमारे जो डाटा मेंबर्स हैं वो तो ग्लोबल या जिसे कह लें कि कहीं भी हम एक्सेस कर लेते हैं, किसी भी फंक्शन में फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। में फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, बट क्लासेस के अंदर ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को प्राइवेट करना चाहें तो वो प्राइवेट हो जाता है। हाँ शाबाश, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, और कोई बच्चा बताना चाहे? और कोई बच्चा? अच्छा, मुझे लगता है कि अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो हम क्या करते हैं, हम इनहेरिटेंस को साथ ही देख लेते हैं, ताकि जो टाइम है वो आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेंस क्या होता है? अब आप एक नया कॉन्सेप्ट देखने लगे हैं। इनहेरिटेंस के अंदर एक्चुअली जैसे आप देखें कि नॉर्मली तौर पे जब आपके पेरेंट्स की जो मोस्टली करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, ऐसे ही है ना? तो अगर हम कोई इस तरह का सिनेरियो करें
मतलब क्या ये है कि अगर हमारे पास एक पर्सन की क्लास है, ठीक है, और वो खाता पीता उठता बैठता है, और साथ ही एक टीचर की क्लास है, वो भी तो एक पर्सन ही है, मगर वो एक खास काम करता है, वो टीच करता है, मगर बाकी सारे काम वो पर्सन वाले करता है। तो बजाय इसके कि मैं वो फंक्शंस और वो डाटा मेंबर्स पर्सन के लिए अलग से बनाऊं और टीचर के लिए अलग से बनाऊं, क्या इस तरह नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ें मैं कॉमन कर दूं, अगर वो मुझे यूज़ करनी चाहिए मैं उसे यूज़ कर लूं, अगर नहीं यूज़ करना चाहता तो वो वैसे की वैसी बाय डिफॉल्ट पड़ी रहे। जैसे कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, वो ये कहता है कि एक मैथ टीचर है, वो टॉक भी करता है, वॉक भी करता है, और फिर उसके बाद मैथ पढ़ाता है। फिर उसके बाद एक फुटबॉलर है, ठीक है, फुटबॉलर क्या करता है, चलता भी है, बात भी करता है, चलता भी है, मगर वो प्ले करता है फुटबॉल। अच्छा, अब बिजनेस की एक क्लास है, वो भी बात करता है और चलता है, मगर वो बिजनेस को रन करता है। अब आप देखें कि इन तीनों क्लास, अगर मैं इन तीनों को एक क्लास कहूँ तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर सब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है और उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस भी अवेलेबल है। अच्छा, अगर इन तीनों क्लासेस के अंदर, देखिए अब ये बात समझने वाली है, अगर हम इन तीनों क्लासेस के अंदर जो चीज़ कॉमन है हम उसे एक खास जगह पे इकट्ठा कर दें और उसे एक क्लास कह दें, और उस क्लास को इन सब के साथ शेयर कर दें, तो आप देखें कि जो एक ही फंक्शन तीनों क्लासेस के अंदर रिपीट करना पड़ रहा था, अब सिर्फ आपने उसे एक दफा बनाया और उसे यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, उसे आप यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं और आप उसे यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। अगर हम इस तरह करें कि मल्टीपल क्लासेस जो चीजें रिपीट कर रहे हैं उसे हम एक क्लास के अंदर ले जाएं और उस क्लास को बाकी क्लास के साथ शेयर कर लें, तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट की समझ आई है कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता क्या है? यस सर, आगे सुनिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब हम उसे आगे फर्दर डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। अब वो ये बात कहता है कि जो इनहेरिटेंस है ना, एक्चुअली एक पिलर है। अगर आप पिलर्स की बात करते हैं ना, तो ये एक पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें होता क्या है कि न्यू क्लासेस आर क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके पास उनकी करेक्टरिस्टिक्स आई हैं, हमेशा जो है न्यू क्लासेस पीछे वाली क्लासेस की करेक्टरिस्टिक्स अपने पास रखती हैं, ठीक है। तो यही बात कह रहा है, इनहेरिटेंस के अंदर जो भी न्यू क्लासेस हैं वो पीछे वाली क्लासेस से बन रही होती हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स को इंपोर्ट कर रही होती हैं। अब देखें कि इससे होता क्या है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी क्या है? रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि जो टाक का फंक्शन है, यहाँ टाक का जो फंक्शन है वो आपका यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी रीयूज हो रहा है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप बना रहे थे तो आपको बार बार लिखना पड़ रहा था, रीयूज नहीं कर रहे थे। तो ये क्या कहता है, इनहेरिटेंस हमें किस चीज में हेल्प कर रही होती है, रीयूजेबिलिटी के अंदर हेल्प कर रही होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सेव टाइम एंड एफर्ट। जाहिर सी बात है, आपको बार बार फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, उसको चेक नहीं करना पड़ेगा, उसकी डिबगिंग का ख्याल नहीं करना पड़ेगा, उसमें हमारा हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि इम्प्रूव्स प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आप हो सकता है कि आप कहेंगे जी यहाँ पे मैंने टॉक का और वॉक का फंक्शन लिखा था या मैंने ईट का फंक्शन लिखा था, ये ज्यादा खा जाता है, ये कम खाता है, ठीक है। मतलब आप अलग अलग फंक्शन हर जगह पे लिखेंगे तो वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसकी अलग अलग इंप्लीमेंटेशन करने लग जाए। तो वो इस वजह से कहता है कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर कोई टॉक करना चाह रहा है तो वो सिर्फ बोलता है, तो वो कौन कौन सी चीजें बोल सकता है, वो हर एक बंदा वही बोले, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जैसे आप मैं अगर कहूँ तो फ्लेक्स ऑन करते हैं आप लोग, तो एज अ स्टूडेंट सिर्फ आप अपने मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर कहूँ कि जो मेरा फॉर एग्जाम्पल CR है वो नंबर भी लगाने लग जाए, ठीक है। तो वो फिर रिलायबिलिटी तो ना हुई, आपने यार है तो गल माड़ी है ना, सैन ने सिर्फ इसे क्यों दे दिया, ठीक है। तो दिस इज नॉट रिलायबल थिंग। रिलायबल थिंग वो है कि सबके लिए सेम हो, तो वो हम इस वजह से हम यहाँ पे कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड क्या है, स्ट्रक्चर ये एक रूल डिफाइन कर दिया, अच्छा यार ये चीज़ ये आप कर सकते हैं, तो वो उसकी बेस के ऊपर वो हमें ये बता रहा है कि रिलायबिलिटी जो है हमारी इंप्रूव हो रही होती है और स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा होता है।
उसके बाद कहता है कि थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या है? कहता है कि इफ अ क्लास बी, अब मैं इसे ड्रा भी कर लेता हूँ, इफ अ क्लास बी इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास ए, मतलब ये है कि एक क्लास ए है, अगर वो क्लास बी इनहेरिट्स का मतलब है ये इस तरह का, अगर ये क्लास बी क्लास ए से मिलकर बनी हुई है, मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स इसने ली हुई हैं, तो देन बी कंटेन्स ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास ए, मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स, ठीक है, और जितने भी यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, आप सिंपल जैसे आप नॉर्मल ऐसे लगेगा जैसे आप इसी क्लास के अंदर है, ए वाली क्लास के अंदर, ठीक है, आपको कोई इस तरह का मसला नहीं देखना पड़ेगा, वो ये बात कह रहे हैं। फिर उसके बाद कहता है कि अगर इस तरह का सिनेरियो है जिसमें हमने क्लास बी क्रिएट की है मगर वो बनी ए से है, तो जो वो पेरेंट क्लास है, यानी कि ये वाली जो क्लास है, अगर ये वाली जो बात है, जो ये आपकी पेरेंट क्लास है, इसे हम क्या कहेंगे? हमेशा बेस क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे? हमेशा बेस क्लास। और जो न्यू बनी हुई है इसे हम हमेशा ड्राइव्ड क्लास कहेंगे या चाइल्ड क्लास कहेंगे। जाहिर सी बात है, उससे बनी है तो चाइल्ड क्लास ही होगी, या उसे ड्राइव्ड क्लास कहेंगे। तो ये आपका टर्म है। अगर मैं आपको बेस क्लास का कहूँगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये किसी ना किसी क्लास के साथ इनहेरिट हुई है। चाइल्ड क्लास की बात करूँगा, ड्राइव्ड क्लास की बात करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये किसी ना किसी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ले रही है, इनहेरिट कर रही है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि बिसाइड्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा वो कहता है ये तो ठीक है कि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ले रहे हैं, मगर वो कहता है ये नहीं है कि सिर्फ आपने सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली और बात खत्म है। जैसे आप अगर आप अपने पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट तो करते हैं मगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यूनिक है, तो वो यही बात कहता है कि वो वाली क्लास के अंदर भी अपने नए फंक्शन भी हो सकते हैं और डाटा मेंबर्स भी हो सकते हैं। ये कंफ्यूज नहीं करना, मतलब ये वाली सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ले ली आपने अपने पास, मगर आप अब न्यू फर्दर क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं? आप अपने पास डाटा मेंबर्स भी इसके रख सकते हैं और आप फंक्शंस भी नए रख सकते हैं, ठीक है, मगर वो वाले जो डाटा मेंबर्स और फंक्शन वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं एक्सेस होंगे रिवर्स में, सिर्फ आपने जिसको इनहेरिट किया होगा वही आपको चीज़ मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद यूएमएल नोटेशन क्या है? अगर फॉर एग्जांपल आपको पेपर में आ जाता है और कहते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मैंने इस क्लास को इस क्लास से साथ बनाना है। मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, आपकी पेरेंट क्लास की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए। ये नोटेशन यूज होती है इनहेरिटेंस के लिए, हॉलो इसे क्या कह लें, एरो कह लें, या जो भी वट एवर, डायमंड कह लें। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कहता है कि एग्जिस्टिंग क्लासेस, वही बात बेस क्लासेस कहलाती है, और न्यू क्लासेस जो हैं जो उससे बन रही होती है ड्राइव क्लासेस कहला रही होती हैं। अब क्या कहता है कि इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स अस अ मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया, रीयूज क्या होता है, बार बार लिखना नहीं पड़ता, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आपसे पूछें जी इनहेरिटेंस आपको क्या चीज़ देती है, तो आपने लाजमी बताना है कि रीयूजेबिलिटी देती है। रीयूजेबिलिटी जैसे मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल समझाई, तो आपने भी उसे वो एग्जांपल समझा देंगे तो वो बंदा समझ जाएगा कि अच्छा यार इसे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, अब वो कहता है कि ऑल डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास आर इनहेरिटेड टू ड्राइव क्लास। सारी सी बात है, वो जितने भी आपके डाटा मेंबर्स और जो फंक्शंस होंगे वो आपकी बेस क्लास के अंदर इजीली अवेलेबल है, मगर वो कहता है कि कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स एंड इक्वल ऑपरेटर आर नॉट इनहेरिटेड। मगर मतलब कहने का ये है कि जो आप कंस्ट्रक्टर और जो डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं ना, वो आपका ऊपर वाली क्लास में ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मतलब आसान लफ्ज़ों में समझाने का मकसद ये है, आप ये समझें कि एक फंक्शन आपने यहाँ पे F1 बनाया है, ठीक है,
अगर आपने इस क्लास को यानी कि इनहेरिट किया हुआ है, यानी कि अगर ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, ठीक है, तो आप हर एक फंक्शन उठा के यहाँ पे नया बॉडी उसकी बना सकते हैं, ठीक है। मगर आप कौन सी चीज़ें उठा के नहीं बना सकते, वो कहता है ये जो क्लास पहली वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर उठा के आप नीचे वाली क्लास में नहीं बना सकते, पहली वाली क्लास का डिस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, और ना ही इक्वल ऑपरेटर बना सकते हैं। मगर आप क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, आप जो है इनको कॉल कर सकते हैं इस क्लास के अंदर। इस चीज में समझ आई है बात की? अच्छा आगे चलते इक्वल हैं। नहीं, ऑपरेटर ये अभी छोड़ें इसे, ये आगे बड़ा लंबा चौड़ा काम है, इसे एक हफ्ते के या 2 हफ्ते की क्लासेस हैं इस पे आपकी, इसे डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आप फिलहाल समझ लें। यस सर, ये समझ। अच्छा, अब डायरेक्ट बेस क्लास क्या है और इनडायरेक्ट बेस क्लास क्या है, और सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि इनहेरिटेड एक्सप्लिसिटली वन लेवल अप इनहेरिटेंस, मतलब ये है कि एक क्लास है ए और एक क्लास बी है। अब वो बी क्लास जो क्या करती है, वो इनहेरिट कर लेती है इसको। अगर इस तरह का डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों का आपस में, ठीक है, तो इसे डायरेक्ट बेस क्लास कहेंगे। इनडायरेक्ट बेस क्लास क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक और सी बना लेता हूँ, ठीक है, तो सी क्लास क्या है, सी क्लास तो चाइल्ड है बी के लिए, मगर ये जो बी क्लास है डायरेक्ट जो है बेस क्लास है, और ये जो क्लास ए है सी के लिए ये इनडायरेक्ट बेस क्लास है, ठीक है। अच्छा, अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, जैसे हम एक क्लास जो है इस सिर्फ एक क्लास को इनहेरिट कर रही है, दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। मगर अगर मैं सेम टाइम पे ये कह दूं कि एक और क्लास भी थी जिसे मैं जी कह देता हूँ, और ये जो सी क्लास है जी क्लास को भी इनहेरिट कर रही है, मतलब सी क्लास बी क्लास को भी इनहेरिट कर रही है और जी क्लास को भी इनहेरिट कर रही है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का कहलाता है। डायरेक्ट बेस क्लास, इनडायरेक्ट बेस क्लास, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा चलें जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एक थोड़ी सी हायरार्की बनाई हुई है। तो अगर आप देखें कि ये मैमल्स हैं, ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट बेस क्लास एनिमल है, मगर अगर मैं पीपल्स की बात करूं तो पीपल की डायरेक्ट बेस क्लास मैमल है और इनडायरेक्ट बेस क्लास एनिमल है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें समझनी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, अगर देखें तो कोई ऐसी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही हो, नहीं यहाँ पे नहीं अभी हो रही। अच्छा, मतलब अगर यहाँ पे आप देखें कि एक लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। अगर अक्सर आपसे पूछ लेते हैं मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या फ़र्क है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में तो एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को अपने साथ इनहेरिट करती है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल के अंदर क्या होता है कि आपकी लेवल बाय लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे एनिमल जो है पहली एक क्लास थी, एनिमल से क्या बनते हैं, मैमल्स बनते हैं, और मैमल से फर्दर आप पीपल बनते हैं, पीपल से आगे फर्दर जो है मैन और वूमेन बन रहे, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मैंने आपको फर्क बता दिया। सर मल्टीपल भी नहीं हो रही, मतलब एनिमल के साथ मैमल और रेप्टाइल्स दोनों हैं। देखिए ये यही मैं आपको बात समझाना चाह रहा था कि अगर हमने ना एक्चुअली देखना होता है कि जो नई क्लास बनी है, जो न्यू क्लास बनी है, वो ऊपर कितनी क्लासेस को अपने पास इनहेरिट कर रही है। तो आप देखें मैमल सिर्फ एनिमल को कर रही है। अगर इस तरह होता ना कि एक और कैटेगरी होती है यहाँ पे, मैमल इसे भी कर रही होती और एनिमल को भी कर रही होती, तो यहाँ पे मैं मैमल को कहता है कि ये मल्टीपल है, समझ रहे? ओके सर।
अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि हम डिफरेंट देखें, यहाँ पे आप देखें कि अगर आपके पास स्टूडेंट है तो आपके पास स्टूडेंट किस किस तरह के हो सकते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हो सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। अगर आपके पास शेप है तो शेप आपके सर्कल भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है और ट्राइंगल भी हो सकती है। लोन है, कार का लोन हो सकता है, होम का लोन हो सकता है, मोटर लोन हो सकता है। इसी तरह एम्प्लॉय है, फैकल्टी हो सकती है, स्टाफ हो सकती है। अकाउंट है तो आप चेक अकाउंट करना चाह रहे हैं या सेविंग अकाउंट करना चाह रहे हैं, तो ये सारी की सारी किस चीज़ की एग्जांपल है, ये सारी की सारी इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब आप ये देखेंगे वो हायरार्की बता रहा है, कहता है कि यहाँ पे तो जो आप बात कर रहे थे पहले, यहाँ पे आप जब एक क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो ये सिंपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे हुई है, जब आप दो क्लासेस को आपस में इनहेरिट कर रहे हैं, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई थी। और ये ओवरऑल जो पूरी की पूरी क्या कहलाती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा, अब वो कहता है कि जब इनहेरिट कर रहे होते हैं, यानी कि होता ये है कि इसे थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करूं कि ये मेरे पास एक क्लास ए है, एक मेरे पास क्लास बी है। अब इस पूरी की पूरी क्लास को इनहेरिट करके मैंने इसके अंदर लेके आना है। वो कहता है जब इसे इनहेरिट कर रहे होते हैं तो तीन तरीके होते हैं। वो पूछता है कि क्या इस पूरी की पूरी क्लास को इनहेरिट करना है, पब्लिकली इनहेरिट करना है, प्राइवेटली इनहेरिट करना है या प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करना है। अभी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। मगर ये तीन तरह की इनहेरिटेंस अवेलेबल होती हैं। थ्री टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस अवेलेबल होती हैं, पब्लिकली, प्राइवेटली और प्रोटेक्टेडली। अब देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। अगर पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो तब क्या होता है, प्राइवेटली करते हैं तो क्या होता है, और प्रोटेक्टेडली कहते हैं क्या होता है। अच्छा, वो कहता है कि जब हम विद द पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास, मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास बेस क्लास के अंदर जो पब्लिक भी हैं और प्रोटेक्टेड भी हैं, becomes respective public and protected in derived class। मतलब जो चीज़ जैसे बेस क्लास के अंदर है वो वैसे की वैसे ही आपकी ड्राइव्ड क्लास के अंदर होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगी अगर आप विद पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, कहता है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं। जब आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं तो जो आपके पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के, वो सारे के सारे ही प्रोटेक्टेड बन जाते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर एक आपने डाटा मेंबर यहाँ पे पब्लिक टाइप का स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है कि जी यार ये सबके लिए पब्लिक है, मगर आपने यहाँ पे इनहेरिटेंस की हुई है इसके साथ, और मगर वो प्रोटेक्टेड टाइप की है, तो यहाँ पे जब आप प्रोटेक्टेड टाइप करेंगे ना, तो ये जो पब्लिकली अवेलेबल आपका डाटा मेंबर होगा इस क्लास के अंदर, वो प्रोटेक्टेड बन जाएगा। प्रोटेक्टेड वाला वैसे ही रहेगा सिंपल, मगर पब्लिक वाला प्रोटेक्टेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होती है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होती है, प्राइवेट इनहेरिटेंस। अच्छा, प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, वो कहता है कि विद द प्राइवेट इनहेरिटेंस जो पब्लिक भी और प्राइवेट भी, प्रोटेक्टेड भी, सॉरी, अगर आपने ऊपर वाली क्लास के अंदर उसे पब्लिक डिक्लेयर किया है और प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है, तो आपकी जो बेस क्लास है उसके अंदर वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे, क्योंकि हमने उसे प्राइवेटली इनहेरिट किया है। इसकी अभी एग्जांपल देखते हैं, आगे एग्जांपल आएंगे भी। यहाँ इसमें कोई थ्योरी में तो किसी को कोई मसला नहीं है। सर हमने पब्लिक और प्रोटेक्टेड की बात तो की है कि जो पेरेंट क्लास में है वही चाइल्ड क्लास में होगा, प्राइवेट की बात क्यों नहीं की सर हमने यहाँ पे? जो प्राइवेट है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही रहता है। और सर जब उसको प्रोटेक्टेड में कॉल करेंगे, यानी कि प्रोटेक्टेड चाइल्ड क्लास होगी, तब भी वो प्राइवेट रहेगा कि प्रोटेक्टेड हो जाएगा?
देखें, आपने जब उसे कह दिया ना प्राइवेट है, तो वो आपके लिए प्राइवेट ही रहेगा, चाहे आप इनहेरिट करें ना करें। समझ रहे बात को? यानी कि सर अगर चाइल्ड क्लास प्रोटेक्टेड हो जो भी हो, लेकिन अगर वो पेरेंट में प्राइवेट है तो वो प्राइवेट ही रहेगा बाय डिफॉल्ट हर किसी में भी। यस, अगर आपका एक क्लास है उसमें डाटा मेंबर प्राइवेट है, ठीक है, आप उसे इनहेरिटेंस किसी भी टाइप की कर लें, ठीक है, वो जो प्राइवेट है वो यहाँ पे इसके अंदर भी प्राइवेट ही रहेगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, फिर उसमें ये एग्जांपल उन्होंने दिखाई है, वो दिखाते हैं, कहते हैं जी देखें जी, ये आपकी एक बेस क्लास है जिसमें मेरे पास एक पब्लिक, एक प्रोटेक्टेड और एक प्राइवेट डाटा मेंबर है। ये 3 तरह के जो हैं डाटा मेंबर्स हैं, ताकि आपको समझ आए बेस क्लास में। अच्छा, अब मैंने इनहेरिटेंस करनी होती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नई क्लास बनानी है ना, ये वाली, सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने कोलन लगाना होता है, ठीक है, और जिस क्लास को इनहेरिट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेस क्लास को इनहेरिट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोलन बेस। अब मैंने इस क्लास को तीनों में से एक टाइप के लिए इनहेरिट करना है ना, या पब्लिक करना है, या प्राइवेट करना है, या प्रोटेक्टेड करना है, तो मैं एज इट इज यहाँ पे पब्लिक ही लिख लेता हूँ। अभी पब्लिकली इनहेरिट कर लिया बेस क्लास को। अब देखें मजे की चीज, अब मैंने कहा था जो पब्लिकली है वो सेम पब्लिक और प्रोटेक्टेड वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखें कि अब जब आप इनहेरिट करेंगे तो एक्स जो है यहाँ पे पब्लिक था, तो यहाँ पे भी पब्लिक रहेगा। अच्छा, अब जो प्रोटेक्टेड है ये वाई है, तो वाई भी यहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड ही रहेगा। यहाँ पे आपने जी को प्राइवेट किया है, मतलब प्राइवेट का मतलब है कि भाई तू एक्सेस ना देना बाहर अपने आप को, तो वो यहाँ पे बता भी रहा है कि जी इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम पब्लिक ड्राइव। समझ रहे बात? जो आपकी बात थी वो यहाँ पे ड्रेस होगी आई थिंक। यस सर। सर ये अच्छा, बाय अब डिफॉल्ट सर पब्लिक होता है या प्राइवेट? बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो प्राइवेट होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं। अब मैंने कहा कि एक प्रोटेक्टेड ड्राइव क्लास नेक्स्ट बनाओ, मगर अब ये जो बेस क्लास है इसे जो इनहेरिट करना है, मगर वो बेस क्लास को कोलन लगाओ, मगर बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट ना करो, प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करो। तो आप देखेंगे ये पब्लिक जो है यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड बन जाएगा, इसकी जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो चेंज हो जाएगा, प्रोटेक्टेड वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है, मगर जो जी जो है वो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं प्राइवेटली ड्राइव्ड क्लास बनाता हूँ, मतलब प्राइवेटली इनहेरिट करता हूँ, तो ये जो दोनों डाटा टाइप्स हैं पब्लिक और प्रोटेक्टेड वो यहाँ पे आके प्राइवेट बन जाएंगे, ठीक है, मगर ये जो जी है वो आगे फर्दर एक्सेस नहीं होगा। मजे की बात ये है, जब आप प्राइवेटली किसी क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं और आपकी क्लास के अंदर भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स ही हैं, ठीक है, तो आप फर्दर जब इनहेरिटेंस करेंगे तो आपको कोई भी डाटा मेंबर अवेलेबल नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अब ये तीनों के तीनों प्राइवेट हो चुके हैं। ओके, यस सर। यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर क्लास का टाइम ओवर हो गया सर, हमारी क्लास है आगे नेक्स्ट 11:15 बजे। अब बस थोड़ा सा यार, अब मैंने असल में अब थोड़ा सा, अब पहले तो मैंने कहा था कि चलो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि साथ साथ इसे करूँ। बस 5 मिनट देते हैं मुझे। जी जी सर, ठीक है सर, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब अगेन वो टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस के बारे में वो एक चार्ट के थ्रू आपको समझाना चाह रहा है कि अगर आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप इनहेरिटेंस पब्लिकली कर रहे हैं तब क्या होगा, तो ये वाली चीज़ होगी। अगर आपने इसमें इसमें ना आपने स्टैटिक वाले से कंफ्यूज नहीं होना, स्टैटिक की हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, मगर अगर आप देखें कि पब्लिक है और पब्लिक है, तो कहता है पब्लिक
in derived class can be accessed directly by any non-static member function and friend function and non-member function। मतलब ये है कि अगर आपने इनहेरिटेंस की है पब्लिकली, पब्लिक इन ड्राइव्ड क्लास, एक मिनट ये लगता है कि मैं उल्ट तो नहीं जा रहा, ठीक है, ये वाली बेस क्लास होगी, ठीक है, इनहेरिट नहीं, ठीक है, हाँ, तो कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, मतलब जो एक्सेस कर सकती है एनी, कोई भी नॉन स्टैटिक का मतलब है जिसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लिखा, कोई भी सादा सा मेंबर फंक्शन या डाटा टाइप, उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, या हम उस फ्रेंड क्लास को भी और नॉन मेंबर फंक्शन को भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं बल्कि ये चार्ट आप देख लीजिएगा, अगर आपको इसमें कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिए। ये चार्ट बिल्कुल वैसे है, बिल्कुल जो हमने डिस्कस किया, मगर आप इसमें थोड़ा सा गो थ्रू लाजमी कीजिएगा। इसमें से मैं अक्सर पेपर में सवाल पूछ लेता होता हूँ, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसे आपने गो थ्रू लाजमी करना है। अच्छा, अब सिंटैक्स मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सिंटैक्स क्या है कि अगर आपने किसी क्लास को इनहेरिट करना है, उसकी बेस क्लास पुरानी है, जो न्यू क्लास के साथ आपने एक्सेस लेवल लिखना है कि पब्लिकली एक्सेस करना है, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, और जिस क्लास को इनहेरिट करना है उसके साथ बेस क्लास लगा देनी है, ठीक है। एक्सेस लेवल यहाँ पे बताए हुए कौन कौन से हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या कहलाएगा, प्राइवेट कहलाएगा, जैसे आपका नॉर्मल क्लास के अंदर होता है। अच्छा, अब वो कहता है एनी क्लास कैन बी सर्व्ड एज अ बेस क्लास, दस अ ड्राइव क्लास कैन आल्सो बी अ बेस क्लास। मतलब कहने का ये है, कहता है कोई भी जो क्लास है वो आपकी बेस क्लास बन सकती है। फिर वो बाद में कहता है ये वाली जो क्लास एक और है जो ड्राइव्ड है यहाँ पे इसके लिए, वो इसके लिए तो ड्राइव्ड है, मगर मे बी कि ये वाली क्लास किसी और के लिए बेस क्लास हो, ठीक है। तो वो ये वाली बात कहना चाह रहा था एक्चुअली यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर वो करता क्या है कि अगर आप लोगों के लिए इजी है तो क्या आप इस कोड को देख सकते हैं खुद से। मतलब ये है कि आप देखेंगे एक क्लास है पॉलीगॉन की, जिसमें हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्सेस हैं और फ्लोट टाइप के 2 पॉइंटर्स बनाए हैं, और उसमें मैं इसे सेट कर रहा हूँ। ये एक पॉलीगॉन की क्लास है जो यहाँ पे शो की हुई है। अच्छा, इसी तरह जब मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो रेक्टेंगल में भी नंबर ऑफ द वर्टिसेस है और उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है और उसकी वैल्यू सेट की हुई है और उसका एरिया शो किया हुआ है, सेम एज इट इज़ फॉर रेक्टेंगल। अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसमें क्या इशू है, कोई बता सकता है मुझे? तो इसमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो भी उन्होंने बार बार लिखी हुई है, जैसे यस, पब्लिक में जो शाबाश, सेट के बिल्कुल शाबाश। देखेंगे ये आप यहाँ पे देखेंगे ये नंबर ऑफ वर्ड्स भी इवन दो और ये सारी चीजें, ये वाली भी, और इवन दो ये फंक्शन भी, ठीक है, आपका अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि ये कोई ऐसा फिनोमिना हो जो कॉमन इसे कैच कर सके, तो उसके लिए अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल जो क्लास है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि वो जो तीनों के तीनों कॉर्नर्स और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी, तो वो भी हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं रेक्टेंगल क्लास बनाना चाह रहा हूँ तो वो जो सिंपल पॉलीगॉन की क्लास है उसको इनहेरिट कर लेता हूँ पब्लिकली, और जो एरिया है यहाँ पे इसको जो ये फंक्शन है इसे मैं इसके लिए अलग से लिख लेता हूँ। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पॉलीगॉन के अंदर भी एरिया हो, मगर मैं रेक्टेंगल के लिए अलग से एरिया का कोड लिख लेता हूँ, क्योंकि हर एक का कोड अलग अलग होता है ना एरिया कैलकुलेट करने का, इस वजह से। तो आप देखें कि आपने तीनों के तीनों जो आपके वेरिएबल्स है उसे भी जान छुड़वा ली, ठीक है, और सिर्फ अब आपने एक फंक्शन लिखा है, वो भी सिर्फ इस वजह से लिखा है क्योंकि इसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रेक्टेंगल का अलग से होता है, पॉलीगॉन का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का अलग से होता है, ठीक। फिर उसी तरह नेक्स्ट जो है
वो आगे लेके चल रहा है ट्रायंगल को आगे फर्दर, मतलब ट्रायंगल की पहले जो क्लासेस थी उसके साथ कर रहा है इनहेरिटेंस। बस थोड़ी सी ये वाली जो चीज़ है हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, जो हमने नंबर ऑफ वर्टिसेस और वो सारा कुछ, अब ट्रायंगल खुद ब खुद ही पॉलीगॉन से इनहेरिट कर रहा है। अच्छा, सेम एज इट इज़ फॉर 2D पॉइंट्स और 3D पॉइंट्स। अगर मैं 2D पॉइंट्स की एक क्लास बनाऊँ, ठीक है, तो 2D पॉइंट्स के लिए मैं अलग से उसके अंदर x और y दो कोऑर्डिनेट्स बनाऊंगा, और 3D पॉइंट के लिए x y z बनाऊंगा। मगर वो कहता है कि बजाय इसके कि आप 3D पॉइंट की क्लास के अंदर x y को दोबारा से बनाएं, आप सिंपल एक पॉइंट की जो क्लास बनी हुई है जिसमें आपके पास x और y दो पॉइंट्स हैं, आप सिंपल जो 3D यानी कि सर्कल या 3D पॉइंट की बात करते हैं, तो आप अगर 3D पॉइंट की बात करते हैं तो आप एक सिंपल z वेरिएबल नया बना लें और पीछे वाले x और y को रीयूज कर लें। तो ये आपकी रियल टाइम एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये भी एग्जांपल है। बस यहाँ तक जो है आई थिंक आपका काफ़ी है। नेक्स्ट हम फिर इसी से आगे लेके चलेंगे, बल्कि ये टास्क बल्कि चलें इसे हम डिस्कस कर लेंगे अगर हमने करना हुआ ना। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम दिया, और आप लोगों का मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप लोगों की अटेंडेंस में लगा दूंगा बच्चों, ठीक है? ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। सर ये वीडियो आप अपलोड कर दें।